नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास के 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा है। यहाँ पर 150 प्रश्न मैं दे रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार से मैं आपको प्रश्न बताऊंगा ये 200 से 300 प्रश्न बन जाएंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये छोटे छोटे प्रश्न काफी कंफ्यूजन पैदा करते हैं आपको एग्जाम में। तो यहाँ यदि वीडियो आपने देख लिया तो ये जो प्रश्न है ये आपको कवर हो जाएंगे, अच्छे से याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो देखिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपका बहुबुद्धि सिद्धांत। देखिए बुद्धि से संबंधित जितने भी सिद्धांत थे उसकी एक ट्रिक बनाई हुई है कहानी के माध्यम से। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। यहाँ पर जितने भी सिद्धांत दिख रहे हैं ये आसानी से आपको वहां पर याद हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा सुझाया गया था? तो ये गार्डनर के द्वारा सुझाया गया था। यहाँ पर जितने भी सिद्धांत दिए हुए हैं इनको भी आपको याद करना है। जैसे कि एक कारक सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है कि एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो ये बीने के द्वारा दिया गया है। द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत। देखिए द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत दोनों ही स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है और एग्जाम में पूछा जाता है। बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। समूह कारक सिद्धांत की हम बात करें तो ये थर्स्टन के द्वारा दिया गया है। आगे हम बात करें बुद्धि संरचना सिद्धांत, तो ये गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। बहुबुद्धि सिद्धांत ये गार्डनर के द्वारा दिया गया है, जैसे कि हमने अभी बात की। और पदानुक्रमिक सिद्धांत ये बर्ट एवं बर्नन के द्वारा दिया गया है। त्रिस्तरीय, देखिए जो त्रिस्तरीय सिद्धांत है इसे त्रितंत्र का सिद्धांत और त्रिचापी सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो चाहे त्रिस्तरीय पूछे, त्रितंत्र पूछे या फिर त्रिचापी सिद्धांत पूछे, आपका राइट आंसर क्या होगा, स्टनबर्ग होगा। प्रतिदर्श का सिद्धांत ये थॉमसन के द्वारा दिया गया है। बुद्धि का लेवल 1 तथा लेवल 2 का जो सिद्धांत है ये हेप के द्वारा दिया गया है। और अंत में जो तरल ठोस सिद्धांत है जिसे द्रव्य घनीभूत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ये आरबी केटल के द्वारा दिया गया है। तो ये सभी जो सिद्धांत हैं ये याद कर लीजिएगा। यदि आपको ये याद नहीं हो रहे हैं तो मैं आपको फिर बता दूं, एक ट्रिक बनाई हुई है हमने बुद्धि के सिद्धांत की, जो कि कहानी के माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो उसको आप देख लीजिएगा हमारे चैनल पर जाकर। बात करते हैं हम यहाँ पर दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न आपका चूहों पर प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? चूहों पर किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रयोग किया गया था? सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये स्किनर के द्वारा किया गया था। और बात करें पावलाव के, थॉर्नडाइक के और कोहलर के, इनके बारे में पूछा जाता है, याद आपको रखना है। आगे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पावलाव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर किया था। थॉर्नडाइक ने किस पर किया था? बिल्ली पर। देखिए बिल्ली ज्यादातर जो 4 विकल्प है उसमें बिल्ली ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी। यदि बिल्ली नहीं है तो आप चूहे पर टिक कर सकते हैं, मुर्गी पर, क्योंकि इन्होंने तीनों पर ही प्रयोग किया है थॉर्नडाइक ने। कोहलर की हम बात करें, कोहलर ने किस पर अपना प्रयोग किया था? तो सुल्तान नामक चिंपांजी। यहाँ पर देखिए डायरेक्टली भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि चिंपांजी का नाम क्या था जो कोहलर द्वारा प्रयोग किया गया? तो नाम आपको याद रखना है, सुल्तान। आगे बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न आपका प्रयास व त्रुटि का अधिगम सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिए गए थे? देखिए यहाँ पर काफी सिद्धांत रखे गए हैं इस वीडियो में, तो आपको कंप्लीट वॉच करना है। प्रयास व त्रुटि का जो अधिगम सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यहां कथन किसके द्वारा दिया गया है? कथन भी काफी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं, तो कथन भी आपको याद कर लेना है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये किसके द्वारा दिया गया है? वॉटसन के द्वारा। और वॉटसन द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया है तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। व्यवहारवाद का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है? वॉटसन के द्वारा दिया गया है। सामान्य बुद्धि के बालक प्राय अवस्था में बोलने सीख जाते हैं। यहां पर लिखा है सामान्य बुद्धि के बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? तो जो 11 माह की अवस्था है इसमें जो सामान्य बुद्धि के बालक है वो बोलना सीख जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका छठा, यहां परिभाषा किसके द्वारा दी गई है कि मनोवैज्ञानिक शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? तो ये स्किनर के द्वारा दी गई परिभाषा है। और स्किनर द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इनके द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया हुआ है। आगे ये प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको याद रखना है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये स्किनर के द्वारा दिया गया है। आगे हम बात करेंगे मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? यहां पर देखिए
ये किसके द्वारा महत्व दिया गया था? फ्रायड के। फ्रायड के द्वारा जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न निकल के आते हैं वो सभी आपको बताए जाएंगे, वन बाय वन करके देखिएगा, क्योंकि फ्रायड से संबंधित काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। सिगमंड फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इनके द्वारा मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया गया है, या फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी आप कह सकते हैं। ये कहाँ के निवासी थे? तो ये ऑस्ट्रिया वीना के निवासी थे। इन्होंने मन को समझाने के लिए इन्होंने कितने स्तर बताए मन के? तो याद रखिएगा 3 स्तर पूछा जाता है एग्जाम में। कितने स्तर बताए मन के? सिगमंड फ्रायड ने 3 स्तर बताए हैं। कौन कौन से आपके सामने हैं? सिगमंड द्वारा कौन कौन से स्तर बताए हैं? चेतन मन बताया है जो कि 10% होता है, भाग में हम डिवाइड करें तो 1/10वां भाग इन्होंने बताया है। दूसरा जो भाग बताया है वो अर्धचेतन मन बताया है। तीसरा जो स्तर है वो अचेतन मन जो कि 90% होता है, जो कि 9/10 भाग होता है। तो आपको ये भाग भी याद कर लेना है साथ में। बात करें आगे तो इन्होंने जो सिगमंड फ्रायड है इन्होंने मन के आधार पर फ्रायड के जो व्यक्तित्व जो भाग बांटे हैं वो भी कितने प्रकार के बांटे हैं? 3 प्रकार के बांटे। कौन कौन से? इड, ईगो, सुपर ईगो। इड को हम हिंदी में इदम कहते हैं, ईगो को अहम कहते हैं, और सुपर ईगो को पराहम कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए सिगमंड फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियां भी बताई है। कितनी बताई है? एग्जाम में पूछा जाता है सिगमंड फ्रायड ने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है? तो याद रखिएगा 2 प्रकार की। कौन कौन सी? जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरा है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ये इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रायड ने जो मन की तुलना की है वो किसके द्वारा की गई है? तो बर्फ के द्वारा फ्रायड ने मन की तुलना की है। साथ में इन्होंने अवस्थाएं बताई है फ्रायड ने। तो फ्रायड ने कितनी अवस्थाएं बताई है? 5 अवस्थाएं बताई। कितनी बताई है? 5। देखिए जो भी मैं बता रहा हूं सभी इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर पहली अवस्था इन्होंने बताई मौखिक अवस्था। मौखिक अवस्था जन्म से 1 वर्ष तक की होती है। दूसरी बताई गुदावस्था जो कि 2 से 3 वर्ष तक की होती है। लैंगिक अवस्था 4 से 5 वर्ष तक की होती है। सुषुप्त अवस्था 6 से 12 वर्ष तक की होती है। और जननी अवस्था ये 12 से 20 वर्ष तक की होती है। अवस्था के साथ साथ आपको यहां पर क्रम भी याद कर लेना है क्योंकि क्रम से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आगे हम बात करें 8वें प्रश्न की। आपका 8वां प्रश्न है मानसिक आयु प्रत्येक प्रदाता है। मानसिक आयु के प्रदाता यानी कि जन्मदाता कौन है? तो वो है बीने। मानसिक आयु को सर्वप्रथम किसके द्वारा बताया गया था? किसके द्वारा? तो ये याद रखिएगा बीने साइमन के द्वारा। कब किया गया था यहाँ पर सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द का प्रयोग? तो ये 1905 में किया गया था। यहाँ आगे हम इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, संपूर्ण जानकारी देंगे यदि वीडियो को में आप बने रहे तो। 9वां प्रश्न है बुद्धि के कल्चर फेयर टेस्ट के प्रदाता कौन है? यहाँ पर जन्मदाता के बारे में पूछा गया है, तो वो कौन होंगे? रेवन होंगे। अगला प्रश्न है विकास जीव और उनके वातावरण की अंतः क्रिया का प्रतिफल जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो यहां पर जो कथन दिया गया है ये स्किनर के द्वारा दिया गया कथन है। पर्यावरण के साथ पूर्ण अनुकूलन का अर्थ मृत्यु है। यहां कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो जॉन डेवी के द्वारा दिया गया है। इनका कहना है कि पर्यावरण के साथ पूर्ण अनुकूलन का अर्थ क्या है? मृत्यु है। यहां जॉन डेवी के द्वारा कहा गया कथन है। आगे हम बात करें 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान था। यहां पर देखिए 16, 17, 18 सभी के बारे में जानकारी देंगे। तो 16वीं शताब्दी यदि पूछे तो वहां पर जो मनोविज्ञान था वो आत्मा का विज्ञान था। 17वीं शताब्दी में पूछे तो 17वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान था वो मन का विज्ञान था। 20वीं शताब्दी में पूछे कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान क्या था? तो व्यवहार का विज्ञान था। आगे हम बात करेंगे 15वां प्रश्न है माँ बाप के साए से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना ये कौन सी अवस्था होती है? तो ये पूर्व किशोरावस्था होती है। वहां कौन सी विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण दिया जाता है और बाद में नियम बताया जाता है? तो वहां है आगमन विधि। यदि आपसे पूछा जाए कि वहां कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताए जाते हैं बाद में उदाहरण बताए जाते हैं, तो कौन सी विधि होगी? आपकी निगमन विधि होगी। कौन सी विधि होगी? निगमन विधि होगी। आगे हम बात करें अगला प्रश्न आपका 17वां, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये है एबिंगहॉस। याद रखिएगा एबिंगहॉस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही? यहां पर देखिए किसके द्वारा पूछा गया है? वाटसन के द्वारा। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? तो वो है भय, क्रोध और स्नेह। ये तीनों संवेगों की बात कही है और तीनों संवेग के बारे में आपको पता होना चाहिए।
आगे हम बात करें क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है, तो याद रखिएगा क्षेत्र सिद्धांत जहां पर आए वहां पर गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत आएगा, गेस्टाल्टवाद आएगा। और गेस्टाल्टवाद सिद्धांत में कौन कौन से वैज्ञानिक थे, या फिर कह सकते हैं कि गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन से, तो वर्दिमर थे, कोफका तथा कोहलर थे। ये किसके अंतर्गत आते हैं, तीनों मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था, तो ये सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता हुआ यदि आप तैयारी कर रहे होंगे काफी समय से, तो ये डब्ल्यू उंट है। इनके द्वारा डब्ल्यू से विलियम उंट आप कह सकते हैं इनको। और विलियम उंट ने कब किया था, यदि सन पूछे तो आपको 1879 सन याद कर लेना है। कहां पर किया था, तो जर्मनी के लिप्जिग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की इन्होंने स्थापना की थी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि का बालक माना जाता है। कौन सी बुद्धि लब्धि वाला बालक माना जाता है, देखिए टर्मन के अनुसार जो उन्होंने वर्गीकरण किया है बुद्धि लब्धि का, उसकी सारणी दी हुई है, इसको आपको याद कर लेना है। 90 से 100 के बारे में पूछे तो कौन सा बालक होगा, सामान्य बुद्धि का बालक होगा या फिर औसत बुद्धि का बालक भी आप कह सकते हैं। सारणी आप देख लीजिए, इसको एक बार मैं बता देता हूं जिसको याद करना है। ये टर्मन के अनुसार 140 से ऊपर वाला बालक पूछे तो कौन सा बालक होगा, प्रतिभाशाली बुद्धि वाला बालक होगा। 130 से 139 पूछे तो कुशाग्र या फिर अतिश्रेष्ठ बालक होगा। 120 से 129 वाला बालक पूछे तो तीव्र या फिर श्रेष्ठ बुद्धि वाला बालक होगा। 110 से 119 के बारे में पूछे तो ये औसत से अधिक वाला जो बुद्धि वाला बालक होगा। 90 से 109 सामान्य से या फिर औसत बुद्धि वाला बालक होगा। 80 से 90 की हम बात करें तो ये अल्प बुद्धि वाला या फिर सीमावर्ती बुद्धि वाला बालक होगा। 70 से 79 की हम बात करें तो ये औसत से कम होगा। 50 से 69 के बारे में आपसे पूछे तो मूर्ख वाला बुद्धि वाला जो बालक है वो होगा। 25 से 49 मूढ़ बुद्धि वाला बालक या फिर हीन बुद्धि वाला बालक। और 0 से 24 वाला जो बालक होगा वो महामूढ़ या फिर जड़ बुद्धि वाला बालक होगा। तो ये जो सारणी है इसको भी आपको याद कर लेना है। ये टर्मन के अनुसार जो वर्गीकरण उन्होंने बुद्धि लब्धि का किया है वो सारणी है, तो ये भी जो सारणी है आपको याद कर लेना है। आगे हम बात करें तो देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है। जो ये विधि है ये किस विधि पर आधारित है, तो याद रखिएगा ये प्रदर्शन विधि पर आधारित है। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था किसके द्वारा कहा गया है, तो ये स्टेनली हॉल के द्वारा कहा गया है। याद रखिएगा इंपोर्टेंट है, किशोरावस्था को तूफान की अवस्था ये स्टेनली हॉल के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का बंजर काल किस शताब्दी को कहते हैं। यहां पर देखिए मनोविज्ञान को बंजर काल किस शताब्दी को कहते हैं, इस प्रकार का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। मनोविज्ञान को बंजर काल किस शताब्दी को कहते हैं, तो वो है 18वीं शताब्दी। याद रखिएगा मनोविज्ञान को बंजर काल 18वीं शताब्दी को कहते हैं। सृजनशीलता की पहचान हेतु तो किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये टोरेंसी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये यूंग के द्वारा दिया गया है। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय अंतर्दृष्टि या फिर सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था, इसके बारे में आपको बता चुका हूं। वन मानुषों पर किया था और इसका नाम क्या था, इसके बारे में आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। क्यूज एक प्रश्न आपको दिया हुआ है और प्रश्न लिखकर आपको 27 लिखकर लिखना है कि वन मानुष का नाम क्या था जो कि कोहलर के द्वारा प्रयोग किया गया था। आगे हम बात करें किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है, तो वो है आगमन विधि। आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको टीएटी के नाम से भी जानते हैं, इसका विकास किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, कब किया गया था और कौन कौन से जो प्रक्षेपी विधियां हैं उसके बारे में भी आपको यहां पर बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विकास किसके द्वारा किया गया था, मार्गन तथा मूरे के द्वारा, और कब किया गया था, 1935 में। भारत की हम बात करें तो टीएटी का जो भारतीकरण किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा नाम इंपोर्टेंट है, उमा चौधरी। कौन है, उमा चौधरी। बात करें और भी जो प्रक्षेपी विधियां हैं जो कि इंपोर्टेंट है, बाल संप्रत्यय बोध परीक्षण, इसे सीएटी के नाम से भी जाना जाता है, इसको किसके द्वारा विकास किया गया था, तो ये लियोपोल्ड बेलक के द्वारा इसका विकास किया गया था। स्याही धब्बा परीक्षण, देखिए जो स्याही धब्बा परीक्षण इसे आईबीटी के नाम से जानते हैं और इसका विकास किसके द्वारा किया गया था, हरमन रोसा के द्वारा किया गया था। वाक्य पूर्ति परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण जिसे एससीटी के नाम से जाना जाता है, इसका विकास किसके द्वारा किया गया था, तो वाइनवार्ड टेडलर के द्वारा किया गया था। तो ये जितनी भी प्रक्षेपी विधि मैंने आपको बताई है इनको याद कर लेना है।
आगे हम बात करें तो अगला प्रश्न आपका डिसलेक्सिया संबंधित है। जो डिसलेक्सिया है ये किससे संबंधित है, काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो डिसलेक्सिया है ये पढ़ने संबंधित विकार होता है। इसमें जो बच्चा है वो पढ़ने में उसको कठिनाइयां महसूस होती है। इस पर भी एक हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई है, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया है? वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया है? इंपोर्टेंट है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया है? वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न, त्रितंत्र। देखिए मैंने जो पहला प्रश्न बताया था उसमें जितने भी बुद्धि के सिद्धांत थे उसके बारे में आपको जानकारी दी थी। यदि आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि त्रितंत्र का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? स्टनबर्ग के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है, वो क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा हमेशा वो अनुपात मापनी कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर 6 से 11 वर्ष, याद रखिएगा 6 से 11 वर्ष की जो आयु होती है वो समूह परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है। आगे हम बात करें, अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है? यहाँ पर एक कथन है, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये वुडवर्थ के द्वारा दिया गया कथन है। अगला प्रश्न है, जब एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो जब एक समय से एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाती है तो उसे सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। बुद्धि ग्रहण करने की क्षमता है, यहाँ कथन किसका है? यहाँ पर देखिए जो बुद्धि ग्रहण करने की क्षमता है, कथन पूछा गया किसका है? तो ये वुडवर्थ के द्वारा दिया गया कथन है। बालक का सामाजिकरण कब प्रारंभ होता है? यहाँ पर देखिए प्रारंभ पूछा गया है, कब प्रारंभ होता है? तो शैशवावस्था में होता है और इसकी जो अवधि होती है वो कितनी होती है? 0 से 5 वर्ष तक की होती है। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक किसे माना जाता है? इसके बारे में आपको बता चुका हूं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के जो प्रवर्तक है वो कोहलर को माना जाता है। बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? यहाँ पर देखिए जो नकारात्मक सोच है ये किशोरावस्था में, कहां पर होती है? किशोरावस्था में। याद रखिएगा बालक में जो नकारात्मक सोच है ये किशोरावस्था में उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका, गिलफोर्ड ने सृजनशील प्रक्रिया में कितने चरण बताए हैं? याद रखिएगा गिलफोर्ड ने जो चरण बताए हैं वो कितने बताए हैं? 5 बताए। कौन कौन से? संज्ञान, स्मृति, अपसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, और 5वां है मूल्यांकन। याद रखिएगा पांचों जो चरण है उनके बारे में गिलफोर्ड ने सृजनशील प्रक्रिया के 5 चरण बताए हैं। संज्ञान, स्मृति, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन। बात करते हैं अगले प्रश्न की, गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में सबसे अंत में जोड़ा गया था, क्या जोड़ा गया था गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में? तो याद रखिएगा इनके द्वारा अस्तित्ववादी बुद्धि जोड़ा गया था। आगे बात करते हैं, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। तो बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु होगा कौन होगा? बालक होगा। अगला प्रश्न है, सीखने के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? थॉर्नडाइक के द्वारा। थॉर्नडाइक द्वारा जो नियम बताए गए थे वो कितने बताए गए थे? 2 नियम बताए थे, गौण नियम और मुख्य नियम। गौण नियम के अंतर्गत 5 नियम बताए थे और जो मुख्य नियम है उसके अंतर्गत 3 नियम बताए थे, उनके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी आगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सीखने के नियम का जो प्रतिपादन किया था यह थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था। व्यक्तित्व विभेद का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? तो वो है वंशानुक्रम। याद रखिएगा व्यक्तित्व विभेद का जो प्रमुख कारण होता है वो वंशानुक्रम होता है। कुत्ते पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इसके बारे में आपको शुरू में बता चुका हूं। कुत्ते पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? पावलोव के द्वारा किया गया था। विकास के अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका अभूतपूर्व योगदान है? तो विकास के अध्ययन के क्षेत्र में किसका अभूतपूर्व योगदान है? पियाजे का अभूतपूर्व योगदान है। पूर्व सीखे गए विषय को धारण न कर सकना कहलाता है। याद रखिएगा पूर्व सीखे गए विषय को धारण न कर सकना ये विस्मरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्मरण। ईड, ईगो, सुपर ईगो की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो इसको मैंने आपको समझा दिया। फ्राइड से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे थे तो सिगमंड फ्राइड द्वारा ईड, ईगो, सुपर ईगो की अवधारणा दी गई। अन्वेषण विधि के जनक के बारे में पूछे तो आर्मस्ट्रांग इंपोर्टेंट है। अन्वेषण विधि के जनक आर्मस्ट्रांग को माना जाता है।
अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने प्रयास व भूल सिद्धांत का प्रतिपादन का प्रयोग किस जीव पर किया था? तो इसके बारे में आपको बता चुका हूं, बिल्ली पर किया था। पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि के बारे में पूछे तो कौन सी है? वो प्रोजेक्ट विधि। पढ़ाने की जो सबसे अच्छी विधि होगी वो प्रोजेक्ट विधि होगी। बालक के रक्त समूह में कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो अनुवांशिकता। बालक के रक्त समूह को अनुवांशिकता कारक प्रभावित करता है। संवेग प्रक्रिया से जनित उप संवेग का किसी अन्य पर प्रदर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वो विस्थापन कहलाता है। आगे हम बात करेंगे 55वां प्रश्न है आपका, लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो याद रखिएगा, जहां पर लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता के बारे में पूछे तो वो कौन सा कारक होगा? तो वो डिस्ग्राफिया होगा। पूर्व विषय वस्तु को याददाश्त के रूप में संचित रखने की क्षमता कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? स्मृति कहलाती है। अगला प्रश्न है, मैस्लो द्वारा मनुष्य की कितनी आवश्यकताओं को चिन्हित किया गया है? तो यहां पर आप देख सकते हैं कितनी आवश्यकताओं को चिन्हित किया गया है। 5 आवश्यकताओं को चिन्हित किया गया है। एक पिरामिड इनके द्वारा बताया गया था और पिरामिड में ये जो 5 आवश्यकताएं हैं ये लिखी गई थी, जिसमें शारीरिक एवं दैहिक अभिप्रेरणा है, सुरक्षा की आवश्यकता है, संबंध एवं स्नेह की आवश्यकता है, सम्मान की आवश्यकता है और आत्मसिद्धि की आवश्यकता है। ये 5 प्रकार की इन्होंने आवश्यकताओं को चिन्हित किया था, जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे, अगला प्रश्न है आपका, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यहां कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये B.N. झा के द्वारा दिया गया कथन है। मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि संरचना कितने कारकों से मिलकर बनी है? तो यहां पर देखिए द्विकारक सिद्धांत या फिर त्रिकारक सिद्धांत के बारे में जिक्र नहीं किया है, तो यहां पर आपको लगाना है 2। कितना लगाना है? 2। कौन कौन सी? देखिए, इस सिद्धांत को कहते हैं द्विकारक सिद्धांत, जिसमें इन्होंने पहला कारक बताया था सामान्य कारक और दूसरा बताया था विशिष्ट कारक। इसको इन्होंने संशोधित किया था और संशोधित करके इन्होंने त्रिकारक सिद्धांत का निर्माण किया था और उसमें जो एक कारक जोड़ा गया था वो समूह कारक को जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा 2 कारक आपको बताना है। यदि सीधा सीधा पूछे कि मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि संरचना कितने कारकों से मिलकर बनी है, तो 2 कारक, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, जैसे जी और एस से इसको दर्शाया गया है। और तीसरा कारक जो इन्होंने जोड़ा है, जो त्रिकारक सिद्धांत में जोड़ा है, वो समूह कारक सिद्धांत है, समूह कारक है। आगे हम बात करेंगे, अगला प्रश्न है आपका, साइकोलॉजी किस प्राचीन भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा, ये जो साइकोलॉजी है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक मानव का अध्ययन है। यहाँ पर जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है? तो यहाँ पर जो कथन है ये जेम्स ड्राइवर के द्वारा किया गया है। ड्रेवर लिखा हुआ, जेम्स ड्रेवर के द्वारा कहा गया कथन है। अगला प्रश्न है आपका, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा? यहाँ पर देखिए सबसे निम्न स्तर पूछा गया है, सबसे उच्चतम स्तर भी पूछा जाता है, उसके बारे में आगे जानकारी देंगे। तो यहाँ पर सबसे निम्न स्तर पूछा गया है, तो वो कौन सा है? संकेत अधिगम। रॉबर्ट गेने ने अधिगम के कितने स्तर बताए हैं? तो याद रखिएगा अधिगम के इन्होंने कितने स्तर या फिर कितने प्रकार बताए हैं? 8। याद रखिएगा सबसे निम्न स्तर कौन सा होगा? संकेत अधिगम होगा। यहाँ पर आपको सीरियल से याद कर लेना है। पहला है संकेत अधिगम, दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, तीसरा है श्रृंखला अधिगम, चौथा है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, 5वां है विभेदी अधिगम, 6ठा है प्रत्यय अधिगम, 7वां है अधिनियम या सिद्धांत अधिनियम और 8वां है समस्या समाधान अधिनियम, जो कि सबसे उच्चतम जो स्तर होगा वो समस्या समाधान अधिगम ही होगा। आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं कि रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का जो सबसे उच्च स्तर बताया गया है वो समस्या समाधान अधिगम को बताया गया है। आगे हम बात करें, अगला प्रश्न है आपका, बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है? बीने साइमन परीक्षण द्वारा तो विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि बालक की हड्डियों के विकास में सहायक होती है? तो वो पिट्यूटरी ग्रंथि। याद रखिएगा पिट्यूटरी जो ग्रंथि है ये बालक की हड्डियों के विकास में सहायक होती है। जोन डीवी द्वारा समर्पित लेब विद्यालय ही कहा, कौन सी विद्यालय है? तो एक प्रगतिशील विद्यालय ही। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेब वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? तो उसे व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उसे व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं, वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है आपका,
मिनीसोटा बहुपक्षी व्यक्तित्व सूची का जो निर्माण है ये सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम पूछे तो हाथवे एवं मैकिंगले के द्वारा मिनीसोटा बहुपक्षी व्यक्तित्व सूची का निर्माण किया गया था। किसने कहा व्यवहार के सभी पक्ष मापन किया जा सकता है? किसने कहा व्यवहार के जो सभी पक्ष है इसका मापन किया जा सकता है? तो ये वाटसन द्वारा कहा गया। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? तो अल्फ्रेड बिने के बारे में पूछा गया है, तो याद रखिएगा इन्होंने 3 भागों में बांटा है अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को। कौन कौन से भाग हैं वो? मंद बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि और औसत बुद्धि। यहाँ पर ये तीनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि अल्फ्रेड बिने द्वारा जो बुद्धि के 3 भाग है वो कौन कौन से बताए हैं? मंद बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि और औसत बुद्धि। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझाने की मैंने कोशिश की है ताकि आप अच्छे से समझ सके। यहाँ पर मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले पूछा गया है, तो यहाँ पर रोडोल्फ गोयकर। यहाँ पर मनोविज्ञान के जनक के बारे में नहीं पूछा गया है, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले पूछा गया है तो वो है रोडोल्फ गोयलकर। यदि मनोविज्ञान के जनक पूछे तो वो कौन होंगे? विलियम जेम्स होंगे। और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन होंगे? तो वो आपके थॉर्नडाइक होंगे। कौन होंगे? थॉर्नडाइक। और शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो रूसो के द्वारा किया गया था। ये जो यहाँ पर आपको 3 जो तथ्य दे रखे हैं उनको आपको याद कर लेना, काफी इंपोर्टेंट है। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले रोडोल्फ गोयलकर के द्वारा किया गया था। जनक कौन है मनोविज्ञान के? विलियम जेम्स है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है? थॉर्नडाइक है। और शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो रूसो के द्वारा किया गया था। विकास की प्रवृत्ति होती है किस प्रकार की होती है? तो याद रखिएगा ये गुणात्मक होती है। आगे हम बात करें मनोविज्ञान की जननी किसे कहते हैं? तो मनोविज्ञान की जो जननी है ये दर्शन शास्त्र को कहते हैं। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये उनरो के द्वारा कहा गया। बुद्धि के शक्ति मनोवैज्ञानिक के प्रतिपादक किसको कहा जाता है? तो यह रीड को कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा ये बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है आपका, थॉर्नडाइक के किस नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है? तो वो प्रभाव का नियम है। प्रभाव के नियम को संतोष और असंतोष के नियम के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है और ये मुख्य नियम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र दिया था। यहाँ पर देखिए काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर जो मैंने जो पॉइंट रखे हैं वो इस प्रकार से रखे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और अच्छे से याद हो जाए। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये स्टर्न के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। प्रश्न में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था और कब किया था? तो याद रखिएगा ये फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1885 में। याद रखिएगा 1885 में सर्वप्रथम इंग्लैंड के फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ पर पूछा जाता है कि मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा ये केटल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1890 में। यहाँ पर जो पहला बुद्धि परीक्षण है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, ये कब तैयार किया गया था सबसे पहले? तो याद रखिएगा सन 1905 में किया गया था। और यहाँ पर मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ये अल्फ्रेड बिने ने किया था। कब किया गया था? 1908 में। जैसा कि मैंने जो प्रश्न पढ़ा 78 वाला कि सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा स्टर्न के द्वारा दिया गया था, विलियम स्टर्न के। साथ में कुहलमान भी यदि विकल्प में दे तो भी आपका सही आंसर होगा। इन दोनों ने ही सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था। और कौन सा सूत्र दिया था? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। इसको संशोधित किसके द्वारा किया गया था? यदि प्रश्न में पूछे कि बुद्धि लब्धि को संशोधित सूत्र किसके द्वारा दिया गया था? तो ये टर्मन के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1916 में। उन्होंने क्या करा था? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 क्या लगा दिया था उनके पीछे? उन्होंने 100 लगा दिया था और ये इनका संशोधित सूत्र था। तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, किसके द्वारा प्रथम दिया गया, किसके द्वारा संशोधित किया गया। तो छोटी छोटी जानकारी जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। बुद्धि लब्धि के सूत्र को संशोधित किसके द्वारा किया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया टर्मन के द्वारा किया गया था।
आगे हम बात करें तो अगला प्रश्न आपका व्यवहार ही व्यक्तित्व है। यहाँ कथन किसके द्वारा कहा गया, तो यहाँ कथन वाटसन के द्वारा कहा गया। निम्न में से सामूहिक बुद्धि भाषात्मक परीक्षण है, ये जो सामूहिक बुद्धि भाषात्मक परीक्षण है ये कौन सा है, तो याद रखिएगा आर्मी अल्फा परीक्षण, ये सामूहिक बुद्धि भाषात्मक परीक्षण होगा। किस विधि के द्वारा विद्यार्थियों की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी संभव है, तो वह है वार्तालाप विधि। अगला प्रश्न है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, सिद्धांत का श्रेय किसको जाता है, तो इस सिद्धांत का जो श्रेय है ये किसको जाता है, जिन प्याजे को जाता है। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा उसे नैतिक तर्कणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नैतिक तर्कणा कहा जाता है। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, ये पूछा गया है प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के। तो यहां पर सही आंसर होगा आपका पूर्व सक्रियात्मक चरण। कौन सा, पूर्व सक्रियात्मक चरण। आगे जो प्रश्न है आपका वो है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। यहां पर थोड़ा सा जो 85 प्रश्न है आपका ये पूर्व सक्रियात्मक चरण नहीं होगा, ये संवेदी प्रेरक चरण होगा। याद रखिएगा थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये जो उत्तर है ये आपका गलत है। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए जो चरण होगा वो संवेदी प्रेरक चरण या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था होगी, जिसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, ध्यान दीजिएगा। संवेदी प्रेरक चरण या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था होती जो प्याजे के द्वारा दी गई थी, और ये पहली अवस्था है प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की। आगे हम बात करें, अगला प्रश्न है आपका वहां अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वहां अवस्था कौन सी होती है, तो वो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है, जो कि प्याजे के द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। आगे हम बात करें, अगला प्रश्न है जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है, तो वो अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो कि प्याजे के द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था है। बीने व साइमन ने बुद्धि मापने का जो प्रथम परीक्षण है ये कब किया गया था, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कब किया गया था, 1905 में किया था। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है, तो वो है रुचि और प्रयास। याद रखिएगा प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत जो शिक्षा में जो दो तत्व है वो है रुचि और प्रयास, जिसको विशेष महत्वपूर्ण माना है। यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। यहाँ कथन किसका है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो कथन है ये कॉल्विन का कथन है। समूह कारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत कुछ समय पहले बुद्धि के सिद्धांत मैंने आपको बताए थे, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो ये थ्रस्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। 110 से 120 बुद्धि लब्धि वाले जो बच्चे हैं ये किस प्रकार के बच्चे होते हैं, तो ये उच्च सामान्य बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, 110 से 120 वाले। अगला प्रश्न है बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है तो बुद्धि का। याद रखिएगा बीने साइमन परीक्षण के द्वारा किसका मापन किया जाता है, बुद्धि का मापन किया जाता है। 10 माह तक के शिशुओं में किसकी प्रधानता सर्वाधिक रहती है, तो समायोजन की। याद रखिएगा 10 माह तक के शिशुओं में जो प्रधानता सर्वाधिक रहती है वो समायोजन की रहती है। आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभवों की सफलता किस पर निर्भर करती है, तो याद रखिएगा आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से जो अधिगम अनुभवों की सफलता निर्भर करती है वो सीखने वाले छात्र की तत्परता पर करती है। किसी कार्य को सीखने में बालक को दिए जाने वाले पुरस्कार का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, बालक उस कार्य को जल्दी सीखता है। यदि किसी कार्य के सीखने में बालक को यदि हम पुरस्कार देते हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि बालक उस कार्य को जल्दी सीख जाएगा। आगे बात करें, अगला प्रश्न आपका एलकेजी व यूकेजी, एलकेजी व यूकेजी पद्धति के बारे में पूछा जाता है, जनक के बारे में पूछा जाता है, तो कौन है, फ्रोबेल। एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक कौन होंगे, फ्रोबेल होंगे। मानसिक परीक्षण, मानसिक परीक्षण शब्द का
प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? देखिए इसके बारे में मैंने आपको बताया था, किसके द्वारा किया गया था? केटल के द्वारा किया गया था। यहां पर एक प्रश्न आपको दे रहा हूं, प्रश्न है कि कौन से सन में दिया था, ये भी मैंने आपको बताया था। तो सन आपको यहां पर कमेंट्स के माध्यम से बताना है। 98 प्रश्न लिखना है और उसका आंसर लिख देना है। चलिए, कक्षा शिक्षण कब सफल होता है? जब कक्षा के सभी छात्र प्रश्न पूछेंगे, साथ में उत्तर देने में तत्पर होंगे, तभी कक्षा शिक्षण सफल होगा। बुद्धि लब्धि की दिशा में प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है, किसके द्वारा किया गया था? टर्मन के द्वारा किया गया था बुद्धि लब्धि की दिशा में प्रथम प्रयास। अगला प्रश्न है, एक समूह की भांति कक्षा कक्ष में बालकों के मनोबल को सर्वाधिक सशक्त रूप से प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होगा? तो सामाजिक परिपक्वता कारक होगा। प्रयास तथा त्रुटि के सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। थॉर्नडाइक द्वारा प्रयास तथा त्रुटि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। आगे हम बात करें तो अगला प्रश्न है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये गेट्स के द्वारा दिया गया कथन है। यहां पर देखिए, पियाजे ने व्यक्ति के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई, इसके बारे में आपको बता चुका हूं मैं पहले। तो ये कितनी अवस्थाएं बताई? 4। कौन कौन सी अवस्था है और इनकी जो अवधि है वो कितनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे जरूरी क्या है, पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है और चौथी कौन सी है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए, पियाजे ने व्यक्ति के विकास की जो अवस्थाएं बताई है वो 4 बताई है, जो कि पहली है संवेदी पेशी अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 12 वर्ष तक की होती है। और अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो कि 12 से 15 वर्ष तक की होती है। ये जो अवस्थाएं बताई हैं ये पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई है। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये आपको क्रम वाइज भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी बीने परीक्षण। आपने देखे जो बीने परीक्षण जो बीने द्वारा दिया गया प्रथम, उसके बारे में जानकारी आपने प्राप्त कर ली। अब यहाँ पर हिंदुस्तानी बीने परीक्षण किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो राइस के द्वारा किया गया था। सन पूछे तो आपका सन क्या होगा? 1922 होगा। भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का जो निर्माण है ये किसके द्वारा किया गया था? राइस के द्वारा। कब किया गया था? 1922 में। अब इस परीक्षण का नाम क्या था? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस परीक्षण का नाम था हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। ये जो हिंदुस्तानी बीने परीक्षण इसका नाम है, यहाँ पर परीक्षण का नाम भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद कर लेना है। वहां कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने? तो वो कौन से मनोवैज्ञानिक है? वो जिन पियाजे हैं, जो कि पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में वो मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। सतत एवं व्यापक जो मूल्यांकन होता है ये विद्यार्थी केंद्रित होता है। कैसा होता है? विद्यार्थी केंद्रित होता है। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय दिया गया था। प्रेक्षणात्मक जो अधिगम संप्रत्यय ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये बंडोरा के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, अल्बर्ट बंडोरा। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, ये अल्बर्ट बंडोरा मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वहां सीखना कहलाता है। वो सीखना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, वहां सीखना प्रत्यक्षात्मक सीखना कहलाता है। बालक के सामविक के विकास के लिए किनका सहयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? तो याद रखिएगा, बालक के सामविक विकास के लिए उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण का जो सहयोग है वो सर्वाधिक अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, एक छोटा बालक जब गणित के प्रश्नों को हल करता है तो वहां कौन सा सिद्धांत प्रयोग में लाता है? तो याद रखिएगा, एक छोटा बालक जब गणित के प्रश्नों को हल करता है तो प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को प्रयोग में लाता है। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? तो याद रखिएगा, जो प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग है ये प्रगतिशील शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है।
अगला प्रश्न है तार्किक गणितीय बुद्धि संबंधी है। तो ये जो तार्किक गणितीय बुद्धि संबंधित है किससे है? तो ये बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है? ये मैस्लो के द्वारा दिया गया है। इसे व्यवहारवाद के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा ये किसके द्वारा दिया गया है? मैस्लो के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग जो है ये बच्चों के लेखन को सुधारने हेतु किया जाता है। जब शिक्षक श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेगा, बच्चे लिखेंगे तो क्या होगा? उनकी जो लेखन संबंधी है जो त्रुटियां हैं वो सुधार सकेंगे, यानी कि बच्चों के लेखन को सुधारने हेतु श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। किस अवस्था में सबसे अधिक वृद्धि होती है? तो वो शेषावस्था। इंपोर्टेंट IMP ध्यान दीजिएगा। किस अवस्था में सबसे अधिक वृद्धि होती है? तो वो है शेषावस्था। विकास की किस अवस्था में बालक की खेल कूद संबंधी रुचि का अधिकतम विकास होता है? तो वो है पूर्व किशोरावस्था। इस प्रश्न पर भी ध्यान देना है। विकास की किस अवस्था में बालकों की खेलकूद संबंधी रुचि का अधिकतम विकास होता है? तो वो है पूर्व किशोरावस्था। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कौन सी अवस्था में होता है? तो वो है किशोरावस्था के दौरान। जो तीनों प्रश्न 118, 119, 120 तीनों ही इंपोर्टेंट हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था के दौरान होती है। अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर देखिए जो अधिगम अंतरण है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है धनात्मक अंतरण, दूसरा है शून्य अंतरण और तीसरा है ऋणात्मक अंतरण। तीनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अधिगम अंतरण 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, शून्यम और ऋणात्मक। चलिए अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या है? देखिए पहला चरण पूछा गया है कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का। तो जो पहला चरण है वो पूर्व परंपरागत नैतिकता जो चरण है ये पहला चरण होगा कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में। कौशल सीखने की पहली अवस्था यदि पूछे तो वह अनुकरण है। याद रखिएगा कौशल सीखने की जो पहली अवस्था होगी वो अनुकरण होगी। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, तो जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है वो अंतर्मुखी होता है। कौन सा होता है? अंतर्मुखी होता है। फ्रायड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया है? तो वह है चेतना। याद रखिएगा फ्रायड ने चेतना पद का उपयोग मन की संरचना की अपने सिद्धांत का वर्णन किया है। आगे बात करें स्व केंद्रित अवस्था। जो स्व केंद्रित अवस्था इसके बारे में पूछा जाता है तो याद रखिएगा जो स्व केंद्रित अवस्था होती है वो 3 से 6 वर्ष तक की होती है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? तो बुद्धि एवं सृजनात्मकता में ये जो धनात्मक है बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? तो वो धनात्मक पाया जाता है। आगे हम बात करें तो अगला प्रश्न है आपका धनात्मक अंतरण। जैसा कि अभी आपको बताया था कितने प्रकार के अंतरण होते हैं? 3 प्रकार के। अब यहाँ पर धनात्मक अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला होता है क्षैतिज समांतरण, दूसरा होता है उधर्ज जो कि लंबवत भी कहते हैं, और तीसरा होता है द्विपार्श्विक। ये 3 प्रकार के धनात्मक अंतरण होते हैं। अगला प्रश्न है औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? औपचारिक शिक्षा के बारे में आपने सुना होगा। किसे कहते हैं? जो स्कूलों में दी जाती है, साथ में जो संस्था में दी जाने वाली जो शिक्षा होती है उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और ये किस उम्र तक होती है? औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र क्या है? तो 6 वर्ष तक की होती है। कितने वर्ष तक की? 6 वर्ष तक की। एक अनौपचारिक शिक्षा होती है जो कि स्कूल से पहले वाली जो शिक्षा होती है उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, जो कि हमारी जो आंगनबाड़ी वगैरह होती है उसमें दी जाती है। आगे हम बात करेंगे। तो 6 वर्ष यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अनुवांशिकता को रिक्त स्थान सामाजिक संरचना माना जाता है, तो अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है? तो लिखने संबंधी। जहां पर लिखने संबंधी कठिनाइयां होगी वहां पर क्या होगा? डिस्ग्राफिया होगा। 2 बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं है, यहां कथन किसका है? हरलॉक का। यहां पर 2 बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, यहां कथन किसका होगा? हरलॉक का होगा। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यहां परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यहां परिभाषा क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई परिभाषा है। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यहाँ तथ्य किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? तो ये संज्ञान भावना के संबंध को स्पष्ट करता है। प्याजे मुख्यतः रिक्त स्थान क्षेत्र में योगदान के लिए माने जाते हैं। सभी को पता है ये जो प्याजे हैं ये मुख्यतः ज्ञानात्मक विकास क्षेत्र में योगदान के लिए माने जाते हैं।
पुनर्बलन, पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखिएगा जो पुनर्बलन का सिद्धांत है ये C.H. हल के द्वारा दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? जो आंगनवाड़ी में दी जाने वाली शिक्षा होती है, घर में दी जाने वाली शिक्षा होती है। जो औपचारिक शिक्षा से पहले वाली जो शिक्षा होती है उसे ही अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, जो कि आंगनवाड़ी के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा होती है। और जो घर में जो दी जाने वाली शिक्षा होती है उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। और बालक कितने माह में अपने माता पिता को पहचानने लगता है? तो 3 माह में। बालक 3 माह में अपने माता पिता को पहचानने लगता है। चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य क्या होता है? तो चिंतन तथा तर्क का जो उद्देश्य होता है वो समस्या का समाधान करना होता है। मापन की जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिक भिन्नता का अंश है। यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ कथन किसका होगा? स्किनर का होगा। बौद्धिक शब्द, बौद्धिक शब्द किससे बना है? तो जो बौद्धिक शब्द है ये किससे बना होगा? बुद्धि से बना होगा। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की जो शुरुआत है ये कब होती है? तो याद रखिएगा बहिर्मुखी व्यक्तित्व में होती है। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत बहिर्मुखी व्यक्तित्व में होती है। मानव शरीर का आकार किस ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है? तो वह पीनियल ग्रंथि। मानव शरीर का आकार जो पीनियल ग्रंथि है इसकी सक्रियता से बढ़ता है। अगला प्रश्न है जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उसका भंडार ग्रह कौन सा होता है? तो ये ईदम में होता है। कहां पर होता है? जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उसका जो भंडार ग्रह है ये ईदम में होता है। आप मुझे बालक दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हैं मैं उसे वैसा ही बना दूंगा। ये इंपोर्टेंट कथन है और ये किसके द्वारा दिया गया है? वॉटसन के द्वारा दिया गया कथन है। बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। उलझन की अवस्था कौन सी होती है? तो ये जो उलझन की अवस्था है ये पूर्व किशोरावस्था होती है। छद्म या फिर मिथ्या परिपक्वता का काल होता है। कौन सा होती है? सॉरी, जो अवस्था है उसके बारे में पूछा गया है तो वह अवस्था उत्तर बाल्यावस्था है। और छद्म या फिर मिथ्या परिपक्वता का काल किसके द्वारा कहा गया है? तो ये रास के द्वारा कहा गया है। और वो अवस्था कौन सी होती है? उत्तर बाल्यावस्था होती है। अगला और अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया था, टोटल आपको यहाँ पर 150 प्रश्न मिलने वाले हैं। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो वो विलियम जेम्स है। याद रखिएगा इंपोर्टेंट प्रश्न है। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा के जो प्रवर्तक होंगे वो विलियम जेम्स होंगे। और यहीं पर आपके जो 150 प्रश्न है वो समाप्त होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यदि और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।